वेरिकोसील के पेशेंट ये समझते हैं कि अब वो इनफर्टाइल हो गए हैं, उनके टेस्टिस काम नहीं करते, उनकी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। इसी के साथ साथ उनको ये लगता है कि अब वो बाप नहीं बन सकते, आगे जाकर उनकी लाइफ जो है वो दी एंड हो चुकी है। उनके लिए ये वीडियो खासकर। सबसे पहले समझ लीजिए, वेरिकोसील आपको एकदम से आपकी इनफर्टिलिटी पे असर नहीं डालता। माइल्ड ग्रेड में हम जितने भी पेशेंट्स को देखते हैं या हम फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेशेंट्स को देखते हैं, उनमें किसी को भी ऐसा सच दिक्कत नहीं आती कि वो इनफर्टाइल हो रहे हैं। मतलब कि वेरिकोसील कॉज नहीं हो सकता कि उनकी इनफर्टिलिटी के बारे में, मतलब कि आप अगर वेरिकोसील के पेशेंट हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं या माइल्ड ग्रेड के हैं, तो अगर आपके स्पर्म काउंट लो हो रहे हैं तो उसके पीछे वेरिकोसील रीज़न नहीं हो सकता पूरा मेजरली, क्योंकि इतने ग्रेड का रिवर्सल फ्लो इतना इफ़ेक्ट करता ही नहीं है जो आपके टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग को रोक सके या उसकी फंक्शनिंग को कम कर सके। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं वो हमेशा ये सोच कर आते हैं कि अब मेरी लाइफ दी एंड हो चुकी है, अब आगे जाकर दिक्कत आ जाएगी, टेस्टिकल्स मेरे छोटे हो जाएंगे। बहुत दुनिया से परे भी बातें सोच लेते हैं, या समझ लीजिए कि गूगल की भी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको एक सचेत करना चाह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड में हैं या माइल्ड ग्रेड में हैं तो आप सिंपली टेंशन ना लीजिए, यहाँ पर आप परेशान मत होइए, आप सिंपली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर लिंक खोल के उस वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज को घर पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जो माइल्ड है या जो फर्स्ट ग्रेड है वेरिकोसील, उसमें रिकवरी आपको मिलेगी, देखने को मिल जाएगी आराम से। एक आपके सामने रिकवरी की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट ऐसी कि अगर आप बायलेटरल वेरिकोसील के पेशेंट हैं और आप सही से ट्रीटमेंट लेते हैं या सही से आप उसका इलाज करते हैं एज इन आयुर्वेद में या आप किसी भी होम्योपैथ में, तो उससे इम्पैक्ट जो आता है वो ये है सामने, जो आज की डेट में पूरी क्योर्ड है। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोर्थ ग्रेड भी है, थर्ड ग्रेड भी है, और इसके साथ अब जो नई रिपोर्ट है वो रिकवर्ड रिपोर्ट है, आपके सामने दिख रही होगी। इसमें कोई हमारे जादू नहीं है या हम बोले कि हमारी वजह से हो गया या कुछ है, ये एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के बीच में जैसे हमने गाइड किया वैसे पेशेंट ने मानी और अपनी इस प्रॉब्लम से राहत पा ली है कम्प्लीटली। अब सिंपली यहाँ पर स्पर्म काउंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर पेशेंट को ऐसा स्पर्म काउंट की दिक्कत नहीं थी। तो सिंपली अगर जिनको फोर्थ ग्रेड भी होता है, थर्ड ग्रेड भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है उनके स्पर्म काउंट या सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ख़राब ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फोर्थ ग्रेड होता है बट वहाँ पर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कुछ गलत नहीं होती। वो अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन स्पर्म काउंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत मोटिलिटी में थोड़ा इशू आ जाता है या मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत हमें कम मिलती है, इससे ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं मिलती जब तक कोई और अदर दिक्कत नहीं हुई है। वेरिकोसील अगर आपको दिक्कत देता है तो वो एट्रॉफी देगा, आपके टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा करेगा, या फिर वहाँ पर रिवर्सल फ्लो होने की वजह से टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है या आपको दिक्कत दे सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील आपको इनफर्टाइल कर देगा। अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि हमारे पास एजोस्पर्मिया के, जहाँ पर नील स्पर्म काउंट होता है और वेरिकोसील भी डिटेक्ट हुआ होता है, वहाँ पर उनको सिर्फ यही मोटिव होता है कि वेरिकोसील की वजह से मेरे को ये दिक्कत हो गई। ज़रूरी नहीं है कि एजोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट आपको वेरिकोसील ने दिया है, क्योंकि जब हम फर्दर उसके स्टडी करवाते हैं या हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या कुछ वहाँ पर MRI करवाते हैं या FNAC करवाते हैं, तो उसमें हमें अलग चीज़ों को देखने को मिलती है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि FNAC में नहीं डिटेक्ट हुआ कि वहाँ पर स्पर्म है प्रेजेंट, मतलब कि टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म है ही नहीं और वेरिकोसील हुआ है। तो पेशेंट जो है वो उसको वहाँ से रिलेट कर लेता है कि वेरिकोसील की वजह से मेरे को नील स्पर्म काउंट हुआ है। बट ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील की वजह से हुआ है, वेरिकोसील बाद में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग हुई नहीं या स्पर्म बना ही नहीं रहे और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वेरिकोसील बाद में हुआ और आपने ब्लेम सारा वेरिकोसील पे डाल दिया। ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं जो सीधा मेरे को आकर ये कहते हैं कि सर वेरिकोसील है, वेरिकोसील का इलाज कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा।
अब वो ये नहीं बताते कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में 0 आ रहा है या नील आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वेरिकोसील ही मेरी मेजर प्रॉब्लम है, वेरिकोसील की वजह से मेरे स्पर्म काउंट नील हो गए। बट ऐसा नहीं होता, आप उसको फर्दर डिटेक्ट करेंगे या FNAC करवाएंगे तभी पता चलेगा कि अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सिंपली आप बी वेयर रहिए कि वेरिकोसील ना हो, ठीक है। और वेरिकोसील अगर हो भी रहा है, माइल्ड है, फर्स्ट ग्रेड है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए या ट्रीटमेंट को उसको स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपको रिकवरी मिले। वो ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेद ही लेना है या सिर्फ होम्योपैथी ही लेना है। अगर आप वो यूनानी में भी मिलता है तो यूनानी भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जिससे आराम मिले आप वाला ट्रीटमेंट लीजिए, बट सिंपली आपको उसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आप सामने रिपोर्ट्स को देखिए, जज कीजिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर काउंटर कीजिए। इसी के साथ अगर वेरिकोसील के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार।